हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। विंग का पहला दिन का क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग था क्योंकि अभी तक उसे आर्चरी सिखाया ही नहीं गया। अभी तक उसे युद्ध कला सिखाया नहीं गया। वो बोर होते हुए अपने रूम में बैठा हुआ था। वांग जी वहाँ आता है। वो देखता है कि विंग थोड़ा सा मुंह फुलाए हुए है। वांग जी उसकी तरफ देखता है और फिर अपने कपड़े वपड़े चेंज करके फिर विंग को कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह क्यों बनाए हुए हो। ये सुनकर विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है, गग्गा मुझे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है। आपने तो कहा था कि मुझे युद्ध सिखाएंगे, पर यहाँ तो मुझे युद्ध कोई सिखा भी नहीं रहा है। मुझे तो सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, एक दिन में ही कुछ किसी को सिखाया नहीं जाता। तुम्हें पहले उसके बारे में कुछ बताया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो चीज़ तुम्हें सिखाया जाएगा। इतने ज़्यादा आतुर मत हो, तुम्हें धीरे धीरे वो सब सिखाया जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है, पर कब, मुझे सीखना है। और आज तो ये बोलकर वो मुंह बना लेता है और कहता है, अंकल ने आज मुझे बहुत बड़ी सी किताब दी। उन्होंने कहा कि मुझे 1000 रूल को याद करना पड़ेगा। 1000 रूल, और मैं कल कैसे सुनाऊंगा। मुझे ये डर लग रहा है, क्या मैं अगर नहीं करूंगा तो अंकल मुझे कुछ बोलेंगे तो नहीं ना। प्लीज़, ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसकी तरफ देखता है और फिर अपने काम को करते हुए कहता है, तुम्हें जो अंकल ने कहा है वो करना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी तुम्हारी नानुकुन नहीं चलेगा। तुम्हें यहाँ पढ़ना है ना। ये सुनकर विंग कहता है, पढ़ना है, मुझे सीखना है, पर मैं वो नहीं सीखना चाहता। मुझे तो आर्चरी सीखना है और युद्ध कला सीखना है, तलवार चलाना सीखना है। मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ने बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये बोलकर वो वांग जी से शिकायत कर रहा था। वांग जी कहते हैं, तुम्हें अगर युद्ध सीखना है तो उसके बारे में कुछ पढ़ना भी पड़ेगा और ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कल्टीवेशन को सीखा जाता है। तो तुम्हें ये सब करने के लिए, ये सब सीखने के लिए अपने अंतरात्मा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, और वो रूल हमारे रूल बुक में लिखे हुए हैं। अंकल यूं ही तुम्हें रूल को पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, ये रूल बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। ये रूल तुम्हारे अंतर आत्मा को शांत रखने में तुम्हारी मदद करेंगे, जिससे तुम युद्ध को सीख पाओगे। समझ गए। और हाँ, बहस मत करना, चुपचाप जो अंकल ने बोला है उसे पढ़ो और सो जाना। कल सुबह फिर से तुम्हें उठना है। ये बोल वांग जी तो वहां से चला गया, पर विंग मुंह बना लेता है। उसे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। वांग जी ने कहा था कि वो युद्ध कला सीखेगा, इसीलिए विंग ने हाँ कहा। अगर वांग जी ने कहा होता कि विंग को युद्ध के साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो विंग कभी भी इस बात को मानता ही नहीं, क्योंकि जैंग सेक्ट में भी उसे पढ़ाया जाता था तब विंग को बहुत ज़्यादा बोर फील होता था। यहाँ भी उसे पढ़ाया जा रहा है। हाँ, पर विंग क्या कर सकता है, उसे ये सब करना पड़ेगा। यही सोचकर वो उस किताब को देखता है और फिर बेड पे जाकर बैठ गया और वो उसे पढ़ने लग गया था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, उसकी सांसें उसकी हलक में ही रुकी जा रही थी, क्योंकि ऐसे वैसे बहुत सारे रूल बने हुए थे। पहला, सुबह 5 बजे उठना। हाँ, विंग से तो 7 बजे भी उठा नहीं जाता। विंग 5 बजे कैसे उठेगा। और उसमें दूसरा रूल लिखा हुआ है, ठंडे पानी से स्नान। इस बात से तो विंग की पूरी बॉडी कांप गई थी। ठंडे पानी से कौन नहाता है, वो कभी भी नहा नहीं पाएगा, वो तो जम जाएगा। यही सब सोच के विंग अपने हाथों को रब कर रहा था। फिर से वो तीसरा रूल पढ़ता है, खाने खाने के टाइम बात नहीं किया जाता, और बहुत सारी रूल पढ़ने लग गया था। विंग तो इतना ज़्यादा शौक हो रहा था कि वो तो बस उन सभी रूल को एक्साइट होकर नहीं, बहुत ज़्यादा शौक होकर पढ़ रहा था। वो शौक होकर पढ़ने के कारण उसे बहुत जल्दी जल्दी याद भी हो रहा था, क्योंकि अजीबोगरीब चीज़ किसे याद नहीं होता। अच्छी चीज़ भले ही किसी इंसान से चूक जाए, पर अजीब चीज़ वो नहीं चूकता। विंग को भी ये सब बातें ध्यान में रह गई। वो सोचता है, बाप रे, यहाँ इतने अजीबोगरीब रूल हैं। खाने के टाइम बात नहीं करते, ये बॉइल्ड खाना ही खाना पड़ेगा।
रात के 9 बजे सो जाना है और भी बहुत सारे रूल विंग पढ़ता है। विंग पढ़ते-पढ़ते कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। वहीं वांग जी अपना मेडिटेशन खत्म करके वापस आता है रूम में। वो देखता है कि विंग बेड पे बुक को लिए हुए ही सो गया है। वांग जी का अल्फा स्माइल करता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी अपने अल्फा के काबू में आ गया और वो धीरे-धीरे करके विंग के पास जाता है। वो उसके बालों को सहलाता है और फिर उसके होठों के पास आ ही रहा था कि तभी वांग जी के ड्रैगन ने वांग जी के ऊपर काबू कर लिया और वो उसके अल्फा को डांटते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हुआ है, मैं इस ओमेगा को अपना नहीं मानता, तो तुम अपने लिमिट में रहो। ये बोलकर वो वांग जी को अपने सेंसेस में लाता है। जब वांग जी ने देखा था कि वो विंग के इतने करीब है, वो भी थोड़ा शॉक हो गया था। वो अपने आप को शांत करता है और वो अपने मन में जो 2 ड्रैगन और साथ में उसका अल्फा लड़ाई करे, वो उसे शांत करता है। कभी भी ये दोनों उसके ऊपर काबू कर लेते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, पर जब से वुशियान उसकी ज़िंदगी में आया है, तब से वांग जी का दोनों पावर जैसे अल्फा और उसका ड्रैगन वांग जी के ऊपर काबू कर लेते हैं और वो दोनों वांग जी के साथ, उसकी बॉडी के साथ क्या करते हैं, वांग जी को कुछ भी एहसास ही नहीं होता। और अभी जो विंग के पास वो चला गया था, वो अपने आप को कहता है, हाँ, तुम दोनों के कारण एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। ये बोल वो वहां से जाने वाला था, तभी उसे एहसास होता है कि विंग ढंग से सोया हुआ नहीं है और उसने बुक को ऐसे ही छोड़ दिया है। वो विंग के पास जाता है और वो विंग को ढंग से सुलाता है और उस बुक को साइड टेबल पे रख देता है। पहले तो विंग को देखता है और फिर वो वहां से चला गया सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वही रूटीन। वांग जी विंग को उठाता है। पहले विंग नहीं उठता और जब वांग जी फिर से मैडम यू का नाम लेता है, फिर से विंग डर के मारे उड़ गया था। विंग अपने सीने को पकड़ लेता है। वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और फिर अपने पैर को पटकते हुए वो वॉशरूम की तरफ चला गया था। ना जाने क्यों विंग की ये रिएक्शन वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वांग जी अपने होठों में एक लाइट सा स्माइल लाता है और वो वापस अपने रूम में, मतलब कि जो उसका दूसरा रूम है, वहाँ पर चला गया। वहाँ पर वो बैठकर कुछ करता है और फिर वो विंग का इंतज़ार करने लगा क्योंकि उन दोनों को हॉल में जो जाना है खाना खाने के लिए, उसकी माँ ने साफ-साफ उसे बोला है कि तुम विंग के साथ ही आया करो, मतलब कि वुशियान के साथ ही आया करो। इसीलिए वांग जी आज रुका हुआ है। विंग जल्दी से अपने आप को फ्रेश करता है, बाहर आता है और वो अपने बालों को बनाने के लिए स्ट्रगल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बहुत टाइम से अपने रूम में बैठा हुआ था विंग का इंतज़ार करते हुए। पर जब उसे लगता है कि विंग नहीं आ रहा है, वो विंग के रूम में जाता है। वो देखता है कि विंग आईने के सामने बैठकर अपने बालों को बना रहा है, पर बार-बार उसके हाथों से उसके बाल फिसल रहे हैं। इसीलिए वांग जी धीरे-धीरे करके विंग के पास पहुँचा है। विंग का ध्यान बिल्कुल भी वांग जी के ऊपर नहीं था। वांग जी हल्का-सा उसके नेक के पास से उसका बाल उठाता है क्योंकि उसके हाथों से, मतलब कि विंग के हाथों से वो बाल गिर चुके थे। वांग जी ने जैसे ही विंग के नेक से वो बाल उठाया था, विंग की पूरी बॉडी शिवर कर उठी थी। वो आईने से ही वांग जी को देखता है। वांग जी भी आईने से ही विंग को देखता है। दोनों की आंखें लॉक हो चुकी थी। पर कुछ टाइम बाद वांग जी अपनी आंखों को चुरा लेता है और वो विंग के बाल को बनाने में मदद करता है। विंग तो टमाटर के जैसे रेड हो चुका था, उसके गाल बर्न हो रहे थे। विंग वांग जी को अपनी आंखें धीरे-धीरे उठाकर देख रहा था अपने आईने से ही। वांग जी मतलब विंग के बालों को बनाते हुए बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, जिससे विंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वांग जी विंग के बालों को बना रहा था और जैसे ही विंग के बाल बन गए, वांग जी जल्दी से पीछे मुड़ गया। उसके दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो अपने अल्फा को डाँटने लग गया था कि क्यों उसके कारण वांग जी की दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। वांग जी का अल्फा क्या शांत नहीं रह सकता? पर वांग जी का अल्फा कहता है, मेरे कारण ये सब कुछ नहीं हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं किया। इस बार तुम्हारी गलती है। ये सुनकर वांग जी अपने अल्फा को ही बोलता है, नहीं, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करूँगा? सिर्फ़ तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से विंग को जल्दी से आने को बोलकर बाहर की ओर निकल गया था।
विंग भी वांग जी को जाते हुए देखता है और फिर जल्दी से उठकर वो भी वांग जी के पीछे भागने लग गया था। वो कहता है, गगा रुकिए ना 2 मिनट प्लीज, मुझसे संभाला नहीं जा रहा। ये बोलकर वो अपने कपड़ों को उठाता है क्योंकि विंग लैन क्लैन में है, जिसके कारण वो आजकल वाइट कपड़े पहनता है। और जिस तरह वांग जी 5-6 लेयर पहनता है, वैसी विंग भी वांग जी की तरह 5-6 लेयर पहनना पड़ता है, क्योंकि मैडम लैन ने जो उसके लिए कपड़े डिसाइड किए हैं, विंग उस कपड़ों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पर सच में विंग को ये बहुत ही भारी लगता है। विंग उस कपड़े को उठाता है और वो वांग जी के पीछे भागने लग गया था। वांग जी विंग की आवाज़ सुनकर रुकता है और वो पीछे देखता है। वांग जी देखता है कि विंग कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ऐसे भागते हुए। पर तभी उसको याद आता है कि विंग भाग रहा है। वो अपने कोल्ड आवाज़ में बोलता है, भागो मत। ये सुनकर विंग अपने आप को रोक लेता है और वो वांग जी की तरफ पपी से आइस से देखने लगा। वो कहता है, पर गग्गा आप जल्दी जल्दी चल रहे थे और मैं इस कपड़े में जल्दी चल नहीं सकता, इसीलिए मुझे भागना पड़ गया। मुझे माफ़ कीजिए, आज की बात ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर वो अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, इस बार मुझे माफ़ कर दो। मैंने पढ़ा था कल भागना मना है, पर मैं क्या करूँ? आप जल्दी-जल्दी चल रहे थे। ये सुनकर वांगजी कहता है, ठीक है, अब ध्यान से रखना। ये सुन विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो वांगजी के पीछे-पीछे चलने लग गया था। कुछ ही टाइम में वो दोनों हॉल में पहुंचते हैं। वहां पर मैडम लैन, लैन कुरैन, लैन चिंगहंजुन बैठे हुए थे। वांग जी और विंग उन लोगों को ग्रीट करते हैं और फिर वो दोनों जाकर बैठ गए थे। खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। आज भी विंग का पहला क्लास लैन कुरैन ले रहे थे। लैन कुरैन के क्लास में फिर से विंग बोर फील कर रहा था, पर लैन कुरैन ने एक सवाल पूछा जिससे विंग की सारी नींद उड़ गई थी। लैन कुरैन विंग को खड़ा करते हैं और वो विंग से पूछते हैं कि तुमने क्या क्या पढ़ाई किया है और वो सब यहाँ पर बताओ। ये सुनकर विंग पहले तो बड़ा झिझक गया था, फिर वो एक-एक करके बताने लग गया था। लैंडग्रेन बहुत ज़्यादा अमेज़ हो गए थे क्योंकि विंग ने एक ही बार में सब कुछ याद कर लिया था। लैंडकुरन अपना सर नोट करते हैं और फिर विंग से कुछ और भी सवाल पूछने लग गए थे। विंग धीरे-धीरे करके सब सवालों का जवाब दे रहा था। लैंडकुरन बहुत ज़्यादा ही अमेज़ होते हैं विंग की बातों से और वो कहते हैं, चलो ठीक है, बैठ जाओ, पर ध्यान रखो, यहाँ जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर विंग ने अपना सर हिलाया था और वो फिर उस क्लास को अटेंड करता है। कुछ और भी क्लास होती है जिसे विंग बहुत अच्छे से अटेंड करता है, पर उसे बोर फील हो रहा था। पर आज विंग के साथ कुछ अच्छा हुआ। आज उन सभी को लेकर जहाँ पर युद्ध कला सिखाई जाती है वहाँ पर बैठाया गया था। विंग उन सभी को देख रहा था कि वो सभी किस तरह फाइटिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक सीज़न आता है और वो उन सभी स्टूडेंट को बताने लगा कि उन लोगों को किस तरह ये सब करना है। पहले-पहले दिन है, इसीलिए उन लोगों को ये सब सिर्फ़ अभी दिखाया जा रहा है, उसके बाद उन्हें सिखाया जाएगा। असल में अभी इन लोगों को सिर्फ़ अभी पढ़ाया जाता, पर वांग जी को जब विंग ने कहा था कि उसे बोर फ़ील होता है, उसे तो युद्ध कला देखनी थी, सीखनी थी। ये सुनकर वांग जी ने ही अपने अंकल और अपने फ़ादर से बात की थी। उसके बाद ही आज इन लोगों को मतलब कि विंग को ये सब दिखाया जा रहा है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर वो सब देख रहा था और जो-जो टीचर बता रहे थे वो को उस चीज़ को विंग रिकॉर्ड कर रहा था, नोट बना रहा था और वो सोच रहा था कि काश मैं भी जल्दी से इनके जैसा ही फाइटर बन जाऊँ। विंग उन सभी को देख रहा था, तभी उसको इच्छा होती है कि वो भी इन सभी के साथ मिलकर युद्ध करे, मतलब कि तलवार को उठाए। वो अपने शिजुन से बोल भी देता है कि क्या मैं भी एक बार ट्राई करूं। ये सुनकर वो शिजुन कहता है, हाँ करो। ये बोलकर वो विंग को अपने पास बुलाता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश होकर वहां जाता है और वो उस तलवार को पकड़ता है, पर उस तलवार को विंग पकड़ ही नहीं पाया। उसके हाथों में हल्के से दर्द होना चालू हो गया था। वो शिजुन जब देखता है कि विंग उठा भी नहीं पाया, वो विंग के हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि विंग उस तलवार को गिराने वाला था। विंग कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं इसे उठा नहीं पाया, ये बहुत ज़्यादा भारी है। ये सुनकर वो सिजुन स्माइल करते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, शायद तक तुम कभी भी तलवार उठाए नहीं हो, इसीलिए शायद तुम्हें कमज़ोरी फील हुआ होगा, कोई बात नहीं। ये बोलकर
वो विंग को बताने लगा उसका हाथ पकड़ के। विंग भी खुशी-खुशी उसे सीख रहा था, पर कोई था जो दूर से उन दोनों को देख रहा था। हाँ, वो उसका सीज़ुन है, विंग का सीज़ुन है, वो उसको पता है, वांग जी को पता है। हाँ, वो हमारा वांग जी था। वांग जी को पता है कि वो उसका सीज़ुन है, फिर भी वांग जी का अल्फा उसके अंदर ही ग्रोल कर रहा है। उसे जेलसी फील हो रही है। वहीं उसका ड्रैगन वो तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो कहता है, देख लो, तुमने कल ही कहा था कि तुम उस ओमेगा को किसी के पास नहीं जाने दोगे। अगर मैं वहाँ पर होता, मैं तुम्हारी जगह पे होता और मेरा फॉक्स वहाँ पे होता, तब तो मैं उसे किसी को छूने भी नहीं देता। ये सुनकर वांग जी का अल्फा ग्रोल करता है और वो बिना कुछ रिएक्ट किए सीधा विंग और उन सभी स्टूडेंट के पास जाता है। वो स्टूडेंट सारे वांग जी को देखकर उसे ग्रीट करते हैं। वहीं जो सीजुन विंग को युद्ध कला सिखा रहा था, वो भी रुक कर वांग जी को ग्रीट करता है, क्योंकि भले ही वो साल में एक हो, या कह सकते हैं वो सीजुन साल में कुछ साल बड़ा भी हो, पर भी ओहदे से वांग जी बड़ा है। वांग जी यहाँ का राजकुमार है और साथ में वो इन सभी का जो युद्ध कला सिखाते हैं, जो सीजुन है, उनमें भी ऊंचे पद पे है। तो वो सीजुन वांग जी को ग्रीट करता है। वांग जी कहता है, आप इन्हें युद्ध कला सिखा रहे हो? ये सुनकर वो सीजुन अपना सर हिलाते हैं। वांग जी कहता है, मैं सिखाता हूँ। ये बोलकर उसने अपने तलवार को समन किया और वो उस तलवार को विंग के हाथ में देता है। विंग के हाथ पे वो तलवार बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। विंग उसे संभाल तो नहीं पा रहा था, क्योंकि वांग जी का तलवार है। वांग जी का पूरा स्पिरिचुअल पावर उस तलवार में है, इसीलिए वो थोड़ा सा भारी है। वांग जी देखता है कि विंग उसे संभाल नहीं पा रहा है, इसीलिए उसने जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लिया और वो कहता है, चलो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ तलवार कैसे पकड़ा जाता है और कैसे चलाया जाता है। ये बोल वो उसके पीछे खड़ा हो गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसको तलवार चलाना सिखाने लगा। सारे लोग शौक होकर वांग जी को देख रहे थे। वांग जी, राजकुमार वांग जी किसी ओमेगा के इतने करीब, और साथ ही उस ओमेगा को टच भी किया उन्होंने। ये कैसे हो गया? ये सारे लोग अपने मुंह को खोल कर देख रहे थे। कुछ लोगों की तो आंखें फट के बाहर आने वाली थी, पर इससे वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वहीं विंग विंग की तो धड़कनें उसके काबू में नहीं थी। वांग जी की जो सांसें थी वो उसके नेक पे आ रही थी, और साथ में वांग जी किस तरह उसे युद्ध कला सिखा रहा है। विंग का तो युद्ध कला में ध्यान ही नहीं था। उसकी धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि उसका ध्यान तो युद्ध कला में रहा ही नहीं। और वांग जी उसे युद्ध कला सिखाने के बाद विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें समझ आया? विंग ब्लैंकली वांग जी की तरफ देखता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, पर वो वांग जी को नाराज नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया था। तभी वांग जी उस सीजन को देखते हुए कहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ओमेगा और अल्फा को बराबर नजरों से देखकर उन लोगों को युद्ध कला सिखा रहे हो, पर आप भूलो मत आप एक अल्फा हो और ये ओमेगा है, तो थोड़ा डिस्टेंस में। ये बोलकर वो उस सीज़न को घूरने लगा था। वांग जी की गैस को महसूस करके वो सीज़न थोड़ा सा डर गया था, पर वो अपना सर नोट करता है। वहीं वांग जी पहले उस सीज़न को देखता है, फिर विंग को, और फिर वो दूर में खड़ा होकर उन सभी को देखने लग गया था। विंग पूरा टाइम बस वांग जी की नज़रों को अपने ऊपर फील कर पा रहा था। उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सारे लोग भी बस यही सब बातें कर रहे थे कि देखो, पहले तो राजकुमार लैन यहाँ नहीं आते थे, वो तो बड़े अल्फाओं के पास रहते थे, या बोल सकते हैं उन अल्फाओं के पास या उन ओमेगाओं के पास रहते थे जो अच्छे कल्टीवेटर बनना चाहते, या बोलूँ तो जिन्हें मास्टर करना है। और ये सब तो अभी नॉर्मल से स्टूडेंट हैं, जैसे अभी अभी इन लोगों को ये कला सिखाया जा रहा है। हाँ, इन्हें तो 12 साल या 10 साल की उम्र में ही युद्ध कला सिखाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, पर उस टाइम भी उन लोगों को सिर्फ लकड़ी की तलवार दी जाती थी, जिससे वो अपने आप को चोट ना पहुंचा ले। 15 साल या 14 साल की उम्र में ही उन लोगों को लोहे की तलवार दी जाती है, और आज भी वो सभी बस उस तलवारों से छोटा मोटा ही काम करते हैं, छोटे मोटे युद्ध कला सीखते हैं।
पर विंग को तो बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए वो अभी इसी क्लास में है। वो भी जल्दी से ये सब सीख लेगा, इसीलिए ये अभी कह सकते हैं जूनियर क्लास है और वांग जी अपर क्लास वालों को देखता है। वांग जी देख रहा था कि विंग कैसे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसीलिए वो कुछ टाइम विंग को देखता है और फिर वो वहाँ से चला गया था। पूरा टाइम विंग अपने क्लास में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। उसे ये सब युद्ध कला सीखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, पर हाँ, उसको हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता था। वो इस तलवार को पकड़ ही नहीं पाता था। फिर उनका ये क्लास ख़त्म होता है, उसके बाद उन्हें मेडिटेशन वाला क्लास दिया जाता है, जिसमें विंग तो मेडिटेट कर ही नहीं पा रहा था। उससे 5 मिनट ढंग से बैठा नहीं जा रहा था शांत होकर। वो बार-बार अपनी आँखें खोलकर देख रहा था, पर मेडिटेशन को शांत मन से देखा जाता है, पर विंग का मन तो शांत ही नहीं हो रहा था। वो जैसे अपनी आँख बंद करता, उसे वांग जी का वही चेहरा महसूस होता था। वहीं वांग जी महसूस होता था कि वो कैसे विंग को तलवार सिखा रहा है। विंग पूरा टाइम बस वही सब बातें सोच रहा था, जिसके कारण उसके टीचर उसे डाँट भी लगा देते हैं और विंग को पनिश भी कर देते हैं कि विंग पूरे क्लास में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो उसे पनिशमेंट के तौर पे 2 बार पूरे 3000 रूल को कॉपी करना है। ये सुनकर विंग शॉक, पर वो कुछ भी बोलता नहीं। फिर ऐसे करके वो दिन भी बीत गया। विंग अभी अपने रूम में बैठा हुआ था, वो बुरी तरह थका हुआ था। वो तो अभी सोना चाहता था, पर तभी वहाँ पर वांग जी आता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें कुछ होमवर्क नहीं मिला? ये सुनकर विंग को याद आता है कि उसे तो पनिशमेंट मिली हुई है। वो कहता है ये बोल वो सीधा अपनी बुक को लेकर वांग जी के पास ही बैठ गया था, क्योंकि वांग जी भी पढ़ाई ही कर रहा था। वांग जी देखता है कि विंग ने रूल बुक उठाया हुआ है, इसीलिए वांग जी उसे इग्नोर करके अपने काम में लग गया था। विंग को ये सब करने में बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था। उसे अपने हाथ में दर्द भी फील हो रहा था, पर वो अभी किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता और वांग जी से वो वांग जी को वो अच्छी तरह से जानता भी नहीं, तो वांग जी से वो शिकायतें भी नहीं कर सकता। इसीलिए वो चुपचाप उस कॉपी को करने लग गया था। फिर ऐसे ही टाइम बीतते गया। विंग उस लैंड क्लैन में एडजस्ट हो चुका था, पर हाँ, कई बार उससे गलतियाँ हो जाया करती थी और उसे सज़ा भी मिलता था। पहले वांग जी को पता नहीं था कि विंग सज़ा के तौर पे वो रूल को कॉपी करता है, पर एक दिन उसने विंग से पूछ भी लिया था कि ये तुम हर रोज़ रूल को कॉपी क्यों करते हो? ये सुनकर विंग ने पहले थोड़ा-सा ऑकवर्ड सा फेस बनाया था, पर उसने बाद में बता ही दिया था कि उसे पनिशमेंट मिली है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है पनिशमेंट, पर क्यों? ये सुन विंग वांग जी को देखता है और फिर ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए बोलता है, असल में पहले दिन मैंने मेडिटेशन अच्छे से नहीं किया था, जिसके कारण सीफू ने मुझे डाँटा और मुझे पनिशमेंट के तौर पर 2 बार लिखने को कहा था, पर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए मैंने सिर्फ़ 1 बार ही कंप्लीट किया था और सीफू ने फिर से मुझे अगले दिन डाँटा और उन्होंने फिर से मेरा काम बढ़ा दिया और उन्होंने फिर से मेरे पनिशमेंट को 2 गुना कर दिया और तब मुझे 4 बार लिखना था। ऐसे करते-करते वो बढ़ता गया और आज देखो, ये बोलकर वो कॉपियों को दिखाता है। वहाँ पर पूरे 10 कॉपियाँ रखी हुई थी। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो विंग के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें आज पूरी तरह कंप्लीट करके ही सोना है, नहीं तो ये कॉपियाँ बढ़ती जाएगी। विंग अपना मुँह बनाता है पर कहता है, पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं थक चुका हूँ पूरा टाइम मैं पढ़-पढ़ के। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है, पर वांग जी उसे इग्नोर करके विंग के पास आकर बैठ गया था और वो विंग को कहता है, आज पूरा जब तक तुम अपनी कॉपी को कंप्लीट नहीं करोगे, तुम सोने नहीं जाओगे। ये सुनकर विंग शॉक होकर वांग जी को देखता है, पर कहता है, पर गग्गा मुझे नींद आ रही है, मुझे कल सुबह भी उठना है, नहीं तो फिर सज़ा मिलेगी। वांग जी कहता है, अगर तुम इसे कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूँगा। विंग ये सुनकर पाउट बनाता है। फिर वो कुछ ना आर्ग्यू करके वो वांग जी के सामने ही उन पूरे कॉपियों को करने लग गया था। पर कुछ टाइम बाद ही वो फिर से इधर-उधर करने लगा, जिसे देखकर वांग जी उसे कहता है, अब क्या हुआ?
क्या कर रहे हो? जल्दी कंप्लीट करो, हमें 9 बजे सोना भी है। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं लिख-लिख के थक गया, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहता हूँ। पर वांग जी उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, तुम्हें 10 कॉपी कंप्लीट करना है और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी कंप्लीट करो। ये सुन विंग पाउट बनाता है और वो वांग जी के पास अपने घुटनों के बल आने लग गया और वो अपनी प्यारी सी आवाज में बोलता है, गग्गा प्लीज मुझे आज सोने दो, मुझे बहुत नींद आई हुई है, मुझे सीफू ने आज बहुत काम करवाया, प्लीज ना। ये बोल के वो वांग जी के स्लीव्स को खेल रहा था। वांग जी पहले विंग को देखता है, उसकी प्यारी सी आंखों को देखता है जो अभी पपी सी बनी हुई थी, पर वांग जी उसे इग्नोर करके अपने काम को करते हुए बोलता है, नहीं, तुम जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तुम यहाँ से नहीं उठोगे, अब जाओ चुपचाप। ये बोल वो उसे इशारा करता है। विंग अपने आप को वांग से दूर करता है और वो अपने पैर को पटकते हुए फिर से उठकर वहां से अपने बेंच पे आके बैठ गया था और फिर से वो अपने काम को कंप्लीट करने लग गया। वहीं टाइम बीतता है, वांग जी अपने काम को कंप्लीट करके जैसे ही विंग की तरफ देखता है, वो तो विंग को देखता ही रह गया, क्योंकि विंग अपने काम को करते करते ही बेंच में ही सो गया था। वांग जी उसके पास आता है और वो विंग को उठाते हुए बोलता है, आशियान। पर विंग तो सोया हुआ था, वो उठ ही नहीं रहा था। वांग जी फिर से बोलता है, वी वुशियान उठो, पर विंग तो उठ ही नहीं रहा था। वांग जी उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे हिलाता है, पर विंग सो गया था, जिसे देखकर वांग जी उसके सोते हुए ब्यूटीफुल से फेस को देखता है। वांग जी का अल्फा वांग जी के ड्रैगन से कहता है, वाओ कितना क्यूट दिख रहा है ना मेरा ओमेगा। ये सुनकर वांग जी का ड्रैगन अपना मुंह बनाता है। वहीं वांग जी विंग की ब्यूटीफुल फेस को देखकर उसके बालों को उसके कानों के पीछे लगाता है और फिर वो विंग को अपनी गोद में उठाकर उसे उसके बेड पे सुला देता है। पर जैसे ही वांग जी उसे सुलाकर वहां से हटने वाला था, उसके पूरे बाल खुल गए, क्योंकि विंग ने वांग जी के रिबन को पकड़ लिया था और वांग जी का रिबन उसके बालों से टाई हुआ हुआ था। और जैसे ही वांग जी ने विंग को बेड पे सुलाया और अपना उठा, तब उसके बालों के रिबन को विंग ने खींच लिया था, या फिर बोलूं वांग जी के कारण ही वो खींच गया था, जिससे वांग जी के रिबन खुल गया और उसका पूरा बाल भी खुल गया था। वांग जी बस विंग को देखता है, विंग के हाथों में वांग जी का रिबन था। वांग जी उसके हाथों को वह खोलने लगा, उसका रिबन उसके हाथों में ही तो था ना। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के अपने रिबन को निकालने की कोशिश करता है, पर विंग का हाथ इतना ज़्यादा मुट्ठी कसा हुआ था कि वांग जी खोल ही नहीं पाया। वांग जी एक शाय करता है और फिर से वो उसे निकालने की कोशिश करता है, पर विंग अपने हाथ को दूसरी तरफ ले जाता है, जिससे वांग जी सीधा विंग के ऊपर ही गिर गया था। वांग जी अभी विंग के ऊपर था, जिससे विंग का सेंट वांग जी को बहुत अच्छे से महसूस हो रहा था। वांग जी तो बस उस सेंट में पागल सा होने लग गया था। वांग जी उसके नेक को स्मेल करता है, जिससे वांग जी का अल्फा वांग जी के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश करने लगा, पर वांग जी जल्दी से विंग से हट गया और वो अपने मन में ही सोचता है, मैं इस रिबन को कल ले लूँगा। ये बोल वो वहाँ से जल्दी से भाग गया था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वांग जी का अल्फा उसके ऊपर टेक ओवर कर लेता और फिर वो विंग के साथ कुछ भी कर सकता था। इसीलिए वांग जी अपने आप को बेड पे लाता है और वो अपने आप को शांत करते हुए मेडिटेट करने लगा। फिर कुछ टाइम बाद वो अपने बेड पे सो गया था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। विंग और वांग जी का रिश्ता थोड़ा बदलने लगा था। विंग अब पूरी तरह खुलकर वांग जी से बातें किया करता था, उसे परेशान किया करता था और वांग जी उसकी नादानियों को भूल जाया करता था। उसे अच्छा लगता था। दिन रात विंग उसके आगे पीछे घूमता रहता था। वांग जी जब स्टडी करता तो विंग उससे शिकायतें करता रहता, उसे बताया करता कि आज क्या-क्या हुआ और कैसे उसके टीचर ने उसे डाँटा, किस तरह वो रास्ते मतलब क्लास में ही सो गया था, किस तरह उसने आज आर्चरी परफ़ॉर्म की, किस तरह वो तलवार को उठा रहा था, सब कुछ वो वांग जी को बता रहा था। वांग जी मुस्कुराता तो था पर अपने अंदर ही, पर वो बाहर विंग को नहीं दिखाता था।
विंग एक पल के लिए तो वांग जी के करीब ही आ गया था और उसने अपने हाथों से विंग को स्माइल भी करवाया था। और वो कहता है, गग्गा आप स्माइल क्यों नहीं करते? आप स्माइल करते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। आप ना स्माइल क्या करो मेरे जैसा। ये बोलकर वो अपने बनी से तीत को दिखाता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर उसके होठों पे भी एक लाइट सा स्माइल आ गया था। वही ऑल इज वेल हमारे वांग जी का क्यूट सा वो साइड वाला स्माइल वांग जी वैसे ही स्माइल करता है, जिसे देखकर विंग अपने दोनों हाथों से अपने दोनों गालों को पकड़ लेता है और वो नाटक करते हुए बोलता है, वाओ कितना प्यारा स्माइल था। गगा आप ऐसे ही स्माइल किया करो, क्यूट सा। आप ना ऐसे कोल्ड सा फेस मत बनाया करो। आपसे कई सारे ओमेगा डर जाते हैं। आपको पता है मेरे क्लास में कई सारे ओमेगा हैं, वो आपसे डरते हैं। सिर्फ ओमेगा ही नहीं, अल्फा भी डरते हैं। और मैं नहीं चाहता मेरी गगा इतने प्यारे गगा से कोई डरे। आप प्लीज स्माइल किया करो। ये बोलकर वो वांग जी के गालों को पिंच करने लगा। वांग जी विंग की क्यूटनेस को देख रहा था। वांग जी विंग किस तरह उससे बातें करता है वो देख रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे ये सब अच्छा लगता है। वुशियान की बातें उसे विंग की याद दिलाती है। कैसे बचपन में विंग उससे यही सब बातें किया करता था, यही सब बोलता था कि गगा आप स्माइल किया करो, आप स्माइल करते हुए बहुत सुंदर दिखते हो। और कैसे विंग के मतलब वुशियान जिस तरह उसके आगे पीछे घूमता है, विंग भी तो वैसे ही घूमता था। जिस तरह वांग जी पढ़ाई करता था तो विंग उसको परेशान किया करता था, वुशियान भी तो वैसे ही करता है। वुशियान भी विंग के जैसे ही पढ़ने के लिए नखरे करता है, पर आर्चरी और तलवारबाजी में विंग जैसा वुशियान भी करता है। उसे आर्चरी और तलवारबाजी पसंद है। वांग जी को कई बार तो ऐसा लगता था कि वुशियान ही उसका विंग है, पर वो बाद में अपने आप को समझा लेता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पूरे 2 महीने हो चुके थे विंग और वांग जी की शादी को। आज विंग अपने क्लास में बैठा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा ही बोर फील हो रहा था क्योंकि आज फिर से उन्हें मेडिटेशन करवाना सिखाया जा रहा था, पर विंग तो मेडिटेशन करता भी नहीं, उससे होता ही नहीं है। सारे लोग अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर कंज्यूम करते हैं, पर विंग उस स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर महसूस ही नहीं कर पाता। ना जाने क्यों उसे ये पता लगाना है। इसीलिए वो आज क्लास के बाद वांग जी से ये पूछने वाला है कि उसे स्पिरिचुअल पावर महसूस क्यों नहीं होता। उसे आज पढ़ाया गया है गोल्डन कोर के बारे में। विंग जानना चाहता है कि आखिर ये गोल्डन कोर होता क्या है, और वो जानना चाहता है कि विंग को वो अपने अंदर महसूस कैसे होगा, वो उसे इस्तेमाल कैसे कर सकता है। उसके सर ने उसे सिखाया था, पर विंग को वो समझ में नहीं आया, इसीलिए वो वांग जी से पूछना चाहता है। और वो जल्दी से जैसे ही उसका क्लासेस ख़त्म हुई, विंग जल्दी से वांग जी को ढूंढने लग गया था। उसने कई सारे अल्फ़ा डिसिपल से, कई सारे ओमेगा डिसिपल से पूछा भी था कि राजकुमार लैन कहाँ है, और उन्होंने बता दिया था कि राजकुमार लैन अभी अपने जिंगशी में होंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था। ये सुनकर विंग थोड़ा सा कंसर्न हो गया था कि आखिर लान वांग जी को क्या हुआ। ये सोच वो जल्दी से जिंगशी की तरफ जाता है। वो देखता है कि जिंगशी का गेट बंद है, इसीलिए वो बिना नॉक किए हुए अंदर चला गया, क्योंकि जिंगशी उसका भी तो घर है, तो वो अपने ही रूम में अपने ही घर में जाने के लिए नॉक थोड़ी ना करेगा। इसीलिए विंग बिना वांगजी से पूछे अंदर चला गया। पर जैसे ही वो अंदर गया, उस रूम का माहौल देखकर विंग की पूरी बॉडी नम हो गई थी। उसे उस पूरे जिंगशी में अल्फा सेंट महसूस हो रहा था, एक सैंडलवुड सेंट। विंग की पूरी बॉडी वहीं पर स्टिफ हो गई थी। तभी अंदर से वांगजी की ग्रॉलिंग की आवाज़ आई। विंग तो डर के मारे काँप ही उठा था, क्योंकि वांगजी की ग्रॉलिंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि विंग तो कुछ टाइम के लिए सहम सा गया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, वो अंदर वांगजी को देखने जाए या फिर वो रूम से बाहर चला जाए, क्योंकि विंग को समझ आ गया था कि वांगजी का रट आ गया है, क्योंकि उसने पढ़ा है। वो मूर्ख थोड़ी ना है कि उसे अल्फा के रट के बारे में पता ना हो। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी तो एक ओमेगा ही है, तो अल्फा फेरोमोन से वो भी इफेक्ट होने लग गया था।
और वो अपने मन में ही सोचता है कि वो वांग जी का ओमेगा है, तो वो उसका हेल्प कर देगा। यही सोचते हुए वो अंदर जाता है। वहीं वांग जी को भी विंग के फेरोमोन महसूस हो गए थे। वांग जी का अल्फा उसके ऊपर टेक ओवर कर लेता है और वो विंग के पास जाने लग गया था। वहीं विंग को देखते ही वांग जी पूरी तरह अपने अल्फा रट में आ गया और उसने विंग को अपने पास खींच लिया था, जिससे विंग हल्का सा स्टंट हो गया था। पर जैसे ही उसने अपनी अल्फा की आवाज़ सुनी, वो भी उसके ऊपर मदहोश होने लग गया था। वांग जी का अल्फा विंग के साथ अपनी रट बिताना चाहता था। वो तो विंग को अपने रूम की तरफ ले जा भी रहा था, पर तभी अचानक से वांग जी को कुछ हुआ और उसने विंग को अपने आप से धक्का दे दिया, जिससे विंग सीधा जमीन पे जा गिरा था। विंग तो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था वांग जी के इस रिएक्शन से। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपने गुस्से में कहता है, निकल जाओ यहाँ से। ये बोल वो विंग को घूर के देखने लग गया था। वांग जी की आंखें अभी जो रेड थी, मतलब कि वांग जी की अल्फा आंखें रेड है और वांग जी का ड्रैगन गोल्डन। तो अभी वांग जी के ड्रैगन ने वांग जी के ऊपर अपना काबू कर लिया है और उसने विंग को धक्का दिया था और वो विंग को बोला था कि यहाँ से चले जाओ।